सामने मंच पर ब्राह्मण का लड़का पशुपेश में पड़ा हुआ था। लड़की अपने भयंकर रूप में खड़ी हुई लड़के के उत्तर की प्रतीक्षा कर रही थी। काका, रघुनाथ पीछे से बोले। का है रे, देख रहे हो कि नहीं? देख रहा हूं बेटा, कैसा कलिकाल लगा है, धर्म का नाश हो गया है। वाह रे त्रिया चरित्र। मंच पर लड़का ठाकुर की बेटी को पद्य में उत्तर देने लगा। काका दोनों हथेलियों से अपनी आंखों को बगल में घेर कर नौटंकी देखने में जुटे। लगभग 2 घंटे के बाद रघुनाथ चुपके से उठे और डोंगी को उठाकर दूसरी बंसवारी में बांधकर फिर अपनी जगह पर आकर बैठ गए। काका नाच देखने में वैसे ही तन्मय थे। थोड़ी देर के बाद काका की देह में नीचे से रह रहकर रघुनाथ चिकोटी काटने लगे। 2-3 बार तो काका ने समझा कि नीचे से कोई चीज घट रही है, इसलिए हाथ से आगे पीछे की देह नीचे से झाड़ दी। थोड़ी देर के बाद रघुनाथ ने फिर चिकोटी काटी, तो इस बार कुछ क्रोध में घूमकर काका ने पीछे की ओर देखा। रघुनाथ ने पूछा, क्या है? मालूम नहीं, पीछे से कोई खोद रहा है। लोग नाच देखने आए हैं कि तुमको खोदने? जहां जाते हो वहीं खड़मंडल डाल देते हो। चुपचाप अपनी जगह पर बैठो। काका फिर मंच की ओर देखने लगे। रघुनाथ ने फिर वही हरकत की। काका ने आव देखा न ताव पैर के नीचे दबाया हुआ अपना डंडा निकाला और बिजली की तरह घूमकर अपने पीछे के लोगों पर 2-1 बार बरसा दिया। किसी के कंधे, किसी की कनपट्टी, किसी के सिर पर चोट लगी। क्रोध में लोग एकाएक खड़े हो गए। गाली गलौज और बैठो बैठो की आवाज आने लगी। कौन बैठता है? तंबू में हुड़दंग मच गया। रघुनाथ ने काका की बाह पकड़ी और फुर्ती से तंबू के बाहर खींच लाए। पीछे बैठे हुए लोग आगे के खड़े हुए लोगों से बैठ जाने के लिए चिल्लाने लगे। झगड़ा दूसरे दूसरे लोगों में बढ़ने लगा। नाटक बंद हो गया। 10-15 मिनट के बाद लोग अपनी अपनी जगह पर बैठ गए। रात के लगभग 2 बज रहे थे, किंतु ललचाई आंखों से काका मुड़ मुड़कर तंबुओं की ओर देख रहे थे। रघुनाथ उन्हें गांव चलने के लिए विवश कर रहे थे। रहा न गया तो काका बोले, थोड़ी देर और देखा जाए यार। रात भर नाच देखो, उधर नाव कोई खोल ले गया तो माला जपोगे। और काका की बाह पकड़कर बंसवारी की ओर खींचते हुए रघुनाथ बोले, चलो झटपट निकला जाए, नहीं तो गांव के लोग डोंगी पर लद जाएंगे। बेबसी में काका वापस चले। नाव पर आए हुए बाकी लोग अपनी जगह से ही काका और रघुनाथ को ताड़ रहे थे। नाव की ओर इन्हें बढ़ते देखा तो तंबू में से उठकर वे लोग भी पीछे पीछे चले। पहली बार जहां नाव बंधी थी वहां पहुंचने पर नाव नहीं मिली तो काका के प्राण सूख गए। नाव कहाँ है रे? जाओ खूब नाच देखो, रघुनाथ ने ताना मारा। आखिर गई कहाँ? यहीं तो बांध कर हम लोग गए थे। ढूंढो यारो ढूंढो, कोई सुई डोरा है जो नहीं मिलेगी। देखो रस्सी टूटकर अगल बगल में बह तो नहीं रही है। रघुनाथ कृत्रिम ढंग से बिगड़े। तुम्हारी 4 आंखें हैं तो ढूंढो। काका को पसीना छूटने लगा। डर के मारे कंपते हुए बोले, अब क्या होगा रघुनाथ? रघुनाथ क्या बताएं, अकेले वही तो चढ़ के नहीं आए थे, और लोगों से क्यों नहीं कहते? 4-5 मिनट वैसे ही खड़े रहने पर काका सिर पकड़कर बैठ गए। गोल के बाकी लोग अंगोछे से मुंह तोप कर हंस रहे थे। नाव अगर न मिली तो सुन लो रघुनाथ, गले में अंगोछा कस के प्राण दे दूंगा। नाच देखने तुम आए, प्राण दोगे रघुनाथ पर? नाव न मिली तो क्या होगा? बगल में खड़े बिहारी ने बात कसी। रघुनाथ ने बिहारी को इशारा किया और बिहारी बगल की बंसवारी में बंधी नाव थोड़ी देर में खोल लाया। आते ही काका से बोला, बाप रे बाप, न जाने कितनी दूर नाव बह गई थी। लो नाव, चढ़ाते समय तो नाकुर नकुर करते हो, लेकिन मौके पर बिहारी ही काम आते हैं। काका की देह में जैसे जान आ गई। काका नाव पर बैठे, उनके पीछे 10-12 लोग भर भरा कर चढ़े। नाव बलिहार को मुड़ी। बाढ़ के ठहरे जल पर चांदनी का चंदोवा तना था। नाव तेज चाल से बढ़ रही थी, क्योंकि सभी घर पहुंचकर सोना चाहते थे, इसलिए लग्गी तेजी से मार रहे थे। 2-2, 3-3 कोस की दूरी पर चारों ओर स्थित गांवों के बीच के खेतों में बाढ़ का फैला हुआ जल
एक बड़ी सी झील की तरह लग रहा था। शांत, निस्तब्ध, सफेद रात, हल्की हल्की पछुआ। काका को नींद आने लगी। कार्तिक की बुआई शुरू हो गई। घर घर में बुआई जुताई के लिए कामों में तेजी आ गई। ओंकार किसी तरह से बीज बनवा रहा था। काका द्वार संभालते थे। इसी समय काका बीमार पड़ गए तो ओंकार की परेशानियां और भी बढ़ गईं। सवेरे सूरज निकलने से पहले हलवाहे के साथ हल बैल और बोने के लिए बीज लेकर खेत में पहुंचना, हल नदवाकर घर लौटकर खाना बनाना, फिर 12 साल के छोटे भाई चंदन को खिला पिला उसके हाथ हलवाहे के लिए खेत में खाना भेजना, और ऊपर से काका की तीमारदारी। सांझ को खेत से लौटे हुए बैलों के कंधे पर हल्दी पीसकर छापना, उन्हें खिलाना पिलाना तथा घर द्वार दोनों की देख रेख में ओंकार टंग गया। निरोग रहने पर काका द्वार के अलावा और भी काम संभाल लेते थे, किंतु बुआई के ऐन मौके पर वो बीमार क्या पड़े। ओंकार की एक टांग ही टूट गई। 5-7 दिन की खैर बिरवा दवाई के बाद भी जब कोई लाभ न हुआ तो ओंकार ने वैद्य बुलवाने के लिए काका से राय ली। काका बिगड़ गए। सारी कमाई हकीम वैद्य को दे दो। जरा सी जर खांसी क्या हुई कि पड़ गए वैद्य हकीम के पीछे। भगवान के सहारे नहीं रहा जाता, अपने आप सब ठीक हो जाएगा। काका कुछ और भी कहना चाहते थे कि बगल की पड़ाइन चाची के आ जाने से चुप लगा गए। का है ओंकार? आते ही चाची ने पूछा। यही, काका बीमार पड़े हैं। चौबे छपरा के वैद्य जी को बुलाने की बात चलाई तो कहते हैं सारी कमाई हकीम वैद्य को ही दे दोगे, चुपचाप रहो, ऐसे ही अच्छा हो जाऊंगा। ऐसे ही अच्छा हो जाएगा, काकी कुछ कड़ी हो कहने लगी। आगे नाथ न पीछे पगहा। रुपया बटोरने के पीछे तो इस आदमी की सारी जिंदगी सिरा गई। धर्म पुण्य करने और गंगा जी नहाने के लिए रटती हुई मेहरारू मल गई, लेकिन ये आदमी कान में तेल डाले बैठा रहा। इनसे हंसी, उनसे दिल लगी। रुपया अपने संग ले जाओगे? चाची ने काका को बचपन से खिलाया पिलाया, तेल उपटन किया था। काका उनसे बहुत दबते थे। चुप्पी पर चाची फिर बोली, बोलते क्यों नहीं? चुप्पी क्यों साध ली? क्या बोलूं? काका धीरे से बोले। हमने कहा कि 2-4 दिन और देख लो। 2-4 दिन और क्या देख लो? इतने दिन में खांसी बुखार काबू में नहीं आया तो देर करने से क्या लाभ? कार्तिक की बुआई अकेला ओंकार तुमको देखेगा कि खेत की बुआई संभालेगा? सुनो ओंकार, कल सवेरे चौबे छपरा वाले वैद्य जी को बुला लो, रुपया हमसे लेना। चाची बगल के पीढ़े पर बैठ गई और काका की ओर ताक ताक कर तरह तरह की बातें समझाने लगी। काका चुपचाप लेटे हुए चाची की बातें सुनते जा रहे थे। चाची फिर कहने लगी, तीसरी के हकदार हो, इन भतीजों को पाला पोसा तो इन्हें ब्याह करके बसा भी दो। हमने ब्याह शादी के लिए कब रोका चाची? कोई तिलक हरू भी आए कि ब्याह ही हो जाए। घर द्वार की चिंता करो, तिलक हरू तो द्वार खोद मारे, लेकिन अपनी बेटी कोई ऐसे थोड़ी देगा। लोग जाने भी तो कि घर पर किसी बड़े बूढ़े की छाह है। तुमको तो नाच नौटंकी से फुर्सत नहीं, घर की चिंता कैसे करोगे? तभी उनके बेटे बिहारी ने अपने घर से आवाज लगाई। चाची उठती हुई बोली, सुनो ओंकार, अगर ये मना भी करें तब भी चंदन को किसी के साथ चौबे छपरा भेज देना। दूसरे दिन भोर में ही ओंकार ने वैद्य जी को बुलाने के लिए चंदन को तैयार किया। नदी में पानी भरा था, इसलिए नाव से ही जाने को कहा। नाव खेने के लिए अपने हलवाहे के लड़के सुमरिया दशरथ को चंदन के साथ लगा दिया। चंदन डोंगी की अगली फेंक पर बैठा। दशरथ ने लग्गी संभाली। नाव चौबे छपरा और बलिहार के बीच में पहुंच रही थी। चौबे छपरा की सीमा में किनारे पर खड़े बरगद के बड़े पेड़ के नीचे बने दीपासक्ति के चौरे के पास। कुछ देर सुस्ताने के बाद दशरथ ने कान पर हाथ रखकर तान छेड़ दी। गोरे गोरे सांवर सांवर, उमरी में बरोबर बाड़े, केहू नहीं के लौकत में झोल, हाय रे जियरा। दशरथ के आलाप पर चंदन के बदन में जैसे गर्मी आ गई। वो जल्दी जल्दी लग्गी मारने लगा। चाल तेज हो गई और समय से पहले ही नाव चौबे छपरा के पास पहुंच गई। सूरज निकल आया था।
तीर पर एक कतार में बैठी हुई 10-12 लड़कियां बर्तन मांज रही थीं। लग्गी से पानी काट चंदन नाव को वृत्ताकार मोड़ रहा था। अगला फेंग जब किनारे की ओर घूम गया तो एक लग्गी तेजी से हुमच दी। तेज गति से नाव किनारे की ओर बढ़ी। अपनी ओर घूमती हुई नाव के कारण बर्तनों पर लूड़े चलाते हुए लड़कियों के हाथ रुक गए और वे नाव पर बैठे हुए दशरथ तथा लग्गी मारने वाले चंदन को देखने लगी। चंदन ने दूसरी लग्गी मारी। नाव का अगला फेंग झोंके से लड़कियों की एकदम सटकर एक की बटलोई से लड़ते हुए किनारे पर चढ़ गया। पास की 2-3 लड़कियां भरभरा कर उठ गईं। अरे रे, एकदम से अनहर होगा। पातर लग्गी है, लचक गई, सध न सकी, पानी गलत कट गया। एक छोटी सी नाव मान में नहीं आती तो लग्गी मारने क्यों चले हो? इसी जगह पर नाव चढ़ानी थी, और घाट नहीं था का? फाड़ का फेंटा कबर में लपेटे, भुप्ती घुटने से मोड़कर मर्दानी धोती की तरह पीछे खोसी हुई, दोनों हाथों में बटलोई के पेंदे की कालीख लगाए क्रोध से भरी हुई लड़की चंदन को ताकने लगी। दशरथ कूदकर नाव का अगला फेंग दोनों हाथों से खींचकर ऊपर चढ़ा रहा था और चंदन डोंगी में लग्गी फंसा अपने को साधता हुआ नीचे उतरने के लिए नाव के अगले फेंग की ओर बढ़ रहा था। एकाएक पैर फिसला तो अपने को बचाने के लिए चंदन घुटने भर पानी में छप से कूद गया। कपड़े तो नहीं भीगे, किंतु ऊपर से नीचे तक छींटें पूरी तरह चंदन की देह पर पड़ गए। सारी लड़कियां खिलखिलाकर हंस पड़ी। खड़ी हुई लड़की की जगह नाव से भर गई थी। उसे संबोधित कर दूसरी लड़की बोली, ए गुंजा, बर्तन उठा के मेरे पास आ जा। गुंजा बर्तन उठा रही थी कि चंदन ने सहमी आवाज में पूछा, बैद जी का घर किस टोल में है? बर्तन मांजती हुई लड़कियों के हाथ रुक गए। एक बोली, गुंजा के ही बाप तो बैद जी हैं, लेकिन घर किस टोल में है तो पूर्वी टोल में ही, लेकिन बीच गांव में पड़ता है। मंदिर की बगल से सेमल वाला पेड़ तकते हुए ऊपर गांव में चढ़ जाना। द्वार पर नीम का एक झंगाट पेड़ है, पूछोगे तो कोई भी बैद जी के घर की राह बता देगा। बैद जी को जल्दी से ले जाना है, अगर यही साथ चलती तो। चंदन ने कुछ प्रार्थी स्वर में गुंजा को देखते हुए कहा। हमको क्या पड़ी है? गुंजा बोल उठी, तुम्हें अपने काम की जल्दी है, हमको अपनी जल्दी है। चंदन और दशरथ एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। चलो चलो चंदन, चौबे छपरा कोई कलकत्ता शहर नहीं है कि बैद जी का घर नहीं मिलेगा, न हम लोग बबुआ हैं जो भूल जाएंगे। चंदन की पीठ को आगे ठेलता हुआ दशरथ बोला, अच्छा तो जरा नाव पर निगाह रखना। नाव का ऐसा डर था तो संग में कोई रखवाल ले आते। गुंजा फिर बोली, रखवारी की कोई जरूरत नहीं है, नाव कोई चोरी थोड़ी ही हो जाएगी, कहीं पानी में बह न जाए इसी का जरा ख्याल रखना है। जाड़े का दिन है, फिर तैर कर पकड़ना पड़ेगा। यहाँ किनारे पर बांधने लायक कोई भेड़ खूंट भी नहीं। चंदन बोला, नहीं है तो तुम्हारी नाव अगोड़ने के लिए कोई बैठा नहीं रहेगा। हम लोगों के रहते अगर लौट आए तो ठीक है, नहीं तो तुम जानो तुम्हारी नाव जाने। गुंजा फिर बर्तन मांजने लगी। 15-20 मिनट में बर्तन मांज धोकर सभी निपट गईं। चंदन और दशरथ मंदिर की ओट हो गांव में घुस चुके थे। बड़ी थाली में अपने बर्तनों को सरिहा कर गुंजा ने रख दिया और सभी लड़कियों की मदद से गांव को पानी में जोर से ठेल दिया। नाव चक्कर खाती हुई बलिहार की ओर धीरे धीरे बहने लगी। सारी लड़कियां खिलखिलाकर हंसने लगीं। नाव जब बीच में पहुंच गई तो सभी अपने अपने सिरों पर बर्तन उठा गांव की ओर लपकीं। रास्ते में लौटते हुए चंदन दशरथ से मुठभेड़ होने के डर से वे मंदिर के पास से दूसरी राह से गांव में घुस गई। चंदन और दशरथ वैद्य जी के घर पहुंचे तो वो पूजा कर रहे थे। दोनों बाहर पलानी में पड़ी चौकी पर बैठ गए। थोड़ी देर बाद बगल से आती हुई सिर पर चमचमाते बर्तन लिए हुए गुंजा दिख गई। नाव तो ठीक ठिकाने है? चंदन ने पूछा। गुंजा ने चंदन को नहीं देखा था। एकाएक चंदन द्वारा टोक दिए जाने से वो सहम गई। कुछ घबराती हुई सी एक ही सांस में बोल गई, जब लौटे तो थी, इस समय कौन जाने। और वो तेजी से दरवाजे की ओर बढ़ गई। वैद्य जी को बाहर निकलने में लगभग 5-7 मिनट और लग गए। लोग घाट पर पहुंचे
तो देखा नाव बहकर उस पार के किनारे की एक झाड़ी में अटक गई है। चंदन ने दशरथ का मुंह देखा और दशरथ अपने कपड़े उतार अंगोछा पहन पानी में कूद गया। नाव पर बैठकर बलिहार की ओर चले तो राह में वैद्य जी ने चंदन से उसके घर के बारे में सब कुछ पूछ लिया। बलिहार आए तो काका को देखने से पहले उन्होंने ओंकार को देखा, बातचीत की। उसके बाद काका को देखने घर पहुंचे। काका चुपचाप लेटे थे। वैद्य जी से हल्का फुल्का परिचय था, लेकिन वैद्य जी ने बड़ी आत्मीयता दिखाई। नाटिका देख लेने के बाद वैद्य जी जब काका से इधर उधर की बातें करते रहे। बातचीत के सिलसिले में जब वैद्य जी से काका ने सुना कि उनकी बीमारी बिगड़ गई है और दवाई लगभग 3 महीने करानी पड़ेगी, तो वो उठकर बैठ गए और वैद्य जी की ओर तर्जनी दिखाकर बोले, सुनिए वैद्य जी, हकीम वैद्य से हमारा मन नहीं भरता। जो जन्म देता है वही रोग भी देता है। जो कुछ भोग भोगाव लिखा रहता है भोगना ही पड़ता है। अगर डोरी लटक गई तो पकड़ के चढ़ जाऊंगा। उस समय कोई वैद्य हकीम रोक नहीं पाएगा। इसलिए दवा बिरों के फेर में मैं नहीं पड़ता। लेकिन इन लड़कों के आगे अब नहीं चलती। गांव वालों के बहकावे में आ गए, चटाप को बुला लिया। अब बुला लिया तो लिया, लेकिन दाम कहां से आएगा? दाम की चिंता आप क्यों करते हैं? आप जिसमें खुश हों वही होगा। लेकिन जैसा हम कहें वैसे चलिए। जो दवा दें खाइए, नियम परहेज से रहिए। 3 दिन तक की दवाई दें, खाने की पूरी विधि बता और चौथे दिन फिर आने को कहकर वो घर चले गए। गांव के बाहर तक ओंकार पहुंचाने आया। ओंकार ने इधर उधर की बातें करते हुए वैद्य जी नाव से पार उतरकर दूसरे गांव में रोगी देखने चले गए। वैद्य जी जवार के 10-12 गांवों के लिए सुखीन थे। बराबर उनको दौड़ते ही बीतता था। आज इस गांव में, कल उस गांव में। बुलाहट पर तो विशेषकर वो गांव में ही जाते थे। वैसे अपनी सुविधा अनुसार उन्होंने प्रत्येक गांव के लिए पारी बांध ली थी। अपनी घोड़ी पर अगल बगल के 5-7 गांवों तक का वो दौरा कर लेते थे। वो एक बार घर से निकलते तो 2-2, 3-3 दिन के बाद लौटते। बिना बुलाए लोगों को देख आते और कुछ न कुछ कमा लेते। रुपया तो उन्हें उतना नहीं मिलता जितना साल माथ के दिनों में बोरे के बोरे अनाज पा जाते थे। बैसाख में लोग साल भर की चुकतान अनाज देकर कर देते थे। वैद्य जी अनाज वहीं बेचकर अच्छी आमदनी कर लेते। छोटा सा परिवार था, पत्नी, 2 लड़कियां, रूपा और गुंजा। रूपा बयाने लायक हो गई थी, लगभग 14 साल की। गुंजा 10-11 की। रूपा के ब्याह के लिए वैद्य जी कुछ चिंतित रहने लगे। गांव गांव में वर की तलाश किया करते। ओंकार रूपा के लिए पसंद पड़ गया। उगते हुए छोटे से परिवार में काका, ओंकार और चंदन। बाकी भीतर का घर एकदम सूना। वैद्य जी ललच गए। तीसरे चौथे काका को देखने के लिए बलिहार आने लगे और मन से उपचार में जुटे। प्रारंभ में तो काका की बीमारी कुछ बढ़ी, लेकिन फिर वैद्य जी ने काबू में कर ली। बीच में 2-4 बार काका और ओंकार ने वैद्य जी को रुपए देने चाहे, किंतु वैद्य जी ने अस्वीकार कर दिए। काका की बीमारी में लगभग 2 महीने लग गए, किंतु इस बीच उन्होंने काका, ओंकार, चंदन तथा गांव के बड़े बूढ़ों से अच्छी तरह घनिष्ठता बढ़ा ली। काका की बीमारी में ओंकार को भी 1-2 बार चौबे छपरा जाना पड़ा। वैद्य जी की पत्नी ने भी ओंकार को पसंद कर लिया। काका की बीमारी से खंड की बैठकी में सूनापन आ गया था। दोपहर को जामुन वाली परती में जब खा पी कर गांव के लोग जुटते तो देखते देखते सांझ हो जाती। परती में लगभग 12 महीने हरी हरी मुलायम धूप भरी रहती। जगह जगह 4-5 जामुन के पेड़ थे जो गर्मी के दिनों में छाया और ठंडक देते थे। जाड़े में लोग इस परती में घाम लेने बैठते। बच्चे दिन भर इसमें खेला करते। गांव का बरबिटोर यही होता। पूर्वी और पश्चिमी टोल की बेटियों के ब्याह में तंबू कनात यहीं करते। इस परती से गांव के सभी लोगों का लगाव था। 2 महीने के बाद पूरी तरह निरोग होकर काका पहली बार जब घर के बाहर निकले तो सबसे पहले इसी परती में बैठे।
काका के बैठते ही उनकी बीमारी की चर्चा छिड़ गई। लोग वैद्य जी की प्रशंसा करने लगे। वैद्य जी ने काका को अच्छा कर दिया, लेकिन 1 रुपया भी नहीं लिया। बगल में बैठा हुआ जियावन बोला, वैद्य बा बेवकूफ नहीं है, 1 का 4 वसूलेगा। अनिरुद्ध काका की ओर ताक कर मुस्कुराया। चौबे छपरा वाले नंबरी गोइया हैं, काका से 1-2 बीघा खेत तो जरूर ही लिखवाएगा। काका भीतर ही भीतर खिसिया कर बोले, तेरे बाप ने कोराड़ के खेत लिख दिया तो समझता है कि बलिहार में सब कपूत ही जन्मे हैं। तभी सामने से घोड़ी पर चढ़कर आते हुए वैद्य जी दिखाई दिए। आ गए वैद्य जी, अनिरुद्ध फिर बोला। गांव भर में वैद्य जी कह आए हैं कि तुम्हारी बीमारी में 500 रुपए की दवाई और मेहनत लगी है। या तो 1 बीघा खेत लिखो, नहीं तो हुई बटोर। काका पहले से चेत जाओ।